हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मर्म शरीर की बात चल रही थी। तो ये पार्ट 2 है मर्म शरीर का, जिसमें हम पढ़ेंगे। हमारा एक टॉपिक रह गया था कि मर्म पर आघात होने पर होने वाले क्या क्या लक्षण और उपद्रव होते हैं। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स का आता है ना टोटल मर्म। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं शाखाओं के मर्म कौन कौन से होते हैं। हमने बात करी थी शाखाओं में क्या कौन कौन से मर्म होते हैं। शिप्र, तल हृदय, कुर्च, कुर्चशीर, गुल्फ, मणिबंध, इंद्रबस्ती, जानु, कूपर, आणी, उर्वी, लोहिताश और विटप और कक्षधर है। तो एक एक करके बात करेंगे कि इस पे आघात होने से क्या क्या जो है लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले आता है शिप्र आता है। तो ये इसका श्लोक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रीड कर लेना। तो इस पर आघात होने से क्या होता है, आक्षेप होता है। आक्षेप यानी कन्वर्जेंस या टेटनस से मृत्यु हो जाती है। तो इस पे आघात होता है तो मृत्यु हो जाती है ड्यू टू आक्षेप, जिसे कन्वर्जेंस और टेटनस भी कहते हैं। मॉडर्न में भी ये है, इसको ध्यान में रखना। शिप्र हो गया। उसके बाद आता है तल हृदय की बात करें। तल हृदय क्या रहता है, इसमें भी यही रहता है। इस पर आघात होने से वेदना, एक्यूट पेन से मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि किस मर्म पे आघात होने से मृत्यु तो होती है, बट क्यों होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें वेदना से मृत्यु हो जाती है। तल हृदय में वेदना हो जाती है। शिप्र में आक्षेप हो जाता है। नेक्स्ट आता है कूर्च की बात करें। कूर्च में क्या रहता है, कूर्च में आघात लगने से पैर जो है वो तिरछे हो जाते हैं, अर्थात टेढ़ापन हो जाता है और उसमें कंपन पैदा होता है। कंपन यानी कांपना, ट्रेम्बलिंग होता है कि कांपता रहेगा वो, ठीक है। तो कूर्च में हो गया ये। नेक्स्ट आता है कूर्चशीर की बात करें। कूर्चशीर पर आघात होने से पीड़ा या सूजन हो जाती है, पेन या स्वेलिंग होती है और उससे जो भी मृत्यु हो जाती है। इस पर आघात होने से पीड़ा और सूजन होती है। नेक्स्ट आता है गुल्फ और मणिबंध की बात करें। इसमें क्या रहता है, इस पर आघात होने से पैर में जकड़न और लंगड़ापन हो जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सब में मृत्यु होगी, जकड़न लंगड़ापन से कोई मृत्यु तो होती नहीं है। इस पर आघात लगने से जकड़न और लंगड़ापन हो जाता है। और मणिबंध में क्या रहता है, हाथ जो है इसमें रुकते हैं, आघात होने से हाथ जो है रुकते हैं। इंद्रबस्ती क्या रहता है, इंद्रबस्ती पर आघात होने से रक्त स्त्राव जन्य क्षय से मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, रक्त स्त्राव जन्य क्षय हो जाता है, कमी हो जाती है ना रक्त के स्त्राव की, सक्रीशन की, से मृत्यु हो जाती है, अर्थात ब्लीडिंग से डेथ हो जाती है। सिंपल ब्लीडिंग से डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या रहता है, जानु और कूपर में क्या रहता है, जानु में आघात होने से लंगड़ापन हो जाता है और कूपर में लूलापन। देखो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आड़ी की बात करें। आड़ी मर्म पर आघात होने से शोफ अर्थात सूजन की वृद्धि होकर जो है हाथ पैर जकड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें हाथ पैर जकड़ जाते हैं। उर्वी क्या रहता है, इस पर आघात होने से रक्तक्षय, ब्लड लॉस से बाहु और शक्ति सूज जाती है। उर्वी में क्या रहता है, रक्तक्षय से बाहु और शक्ति सूज जाती है। उसके बाद लोहिताक्ष की बात करें। लोहिताक्ष क्या रहता है, इस पर आघात होने से रक्त का निर्माण होकर ब्लड लॉस, पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस से मृत्यु हो जाती है। तो इस पर आघात होता है, इससे ब्लड लॉस होता है, पैरालिसिस होता है और इससे मृत्यु हो जाती है। लास्ट आता है विटप और कक्षधर, शाखाओं के मर्म का। तो विटप पर आघात होने से षड्यता, स्टर्लिटी या फिर अल्प शुक्रता पैदा होती है, ठीक है। और कक्षधर मर्म विद होने पर पाक्षाघात उत्पन्न होता है। क्या होता है, पैरालिसिस और पाक्षाघात उत्पन्न होता है। तो ये सारे हमने शाखाओं के मर्म की बात कर ली। शाखाओं में 11 मर्म है। तो वैसे तो संख्या इसकी बात करें तो कितनी थी, शाखाओं में संख्या टोटल 44 थी ना, 11 × 4 44। तो ये बात हो गई शाखाओं के मर्म की। नेक्स्ट बात करें मध्य शरीर के मर्म की बात करें। तो मध्य शरीर में क्या रहता है, इसमें रहता है तत्र सद्यो मरणम, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले गुद मर्म आता है। आघात होने पर तत्काल मृत्यु हो जाती है, कि गुद पे अगर आघात हुआ तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी, एकदम सडन डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बस्ती अर्थात मूत्राशय क्या रहता है। तो इसमें ये श्लोक दे रखा है। श्लोक अपने को याद नहीं करना, एक बार रीड कर लेना। उसके बाद मेन तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किस पर आघात होने से क्या लक्षण उत्पन्न होता है और मृत्यु हो जाती है। यह मर्म अश्विनी के व्रण के अतिरिक्त अन्य व्रणों से विद होने पर तत्काल मृत्यु करता है। अश्मरी वर्ण जो है भी बस्ती के दोनों ओर होगा तो मृत्यु हो जाती है। बस्ती मर्म के एक तरफ व्रण होने से मूत्र का स्त्रवण करने वाले व्रण होता है और यह व्रण जो है चिकित्सा करने पर कष्ट से ठीक हो जाता है। तो बस्ती मर्म और मूत्राशय में यही बात करी कि यह जो मर्म है वो क्या रहता है, स्टोन्स के व्रण के अतिरिक्त अन्य व्रणों से विद होने पर तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं। इसमें मेन यही है, अश्मरी जो है, ये याद रखना है आपको। बस्ती मर्म में अश्मरी वगैरह जो है ये रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नाभि मर्म की बात करें। नाभि मर्म विद होने से जो प्राणी की तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि नाभि तो कहीं ना कहीं हमने मूल स्थान माना था। तो भाई अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो एकदम मृत्यु हो जाएगी तुरंत।
हृदय मर्म में क्या रहता है, हृदय मर्म की बात करें तो आघात होने से प्राणी की तत्काल मृत्यु हो जाती है। हृदय पे भी आघात होने से प्राणी की तत्काल मृत्यु हो जाती है। स्तनमूल की बात करें, स्तनमूल क्या रहता है, आघात होने से कफ से कोष्ठ भर जाने पर कास और श्वास यानी टीबी और निमोनिया होकर मृत्यु हो जाती है। देखो मैंने आपके लिए मॉडर्न का भी साथ में लिखा है ताकि एकदम क्लैरिटी हो कि क्या होता है। तो स्तनमूल में क्या रहता है, आघात होने से क्या होता है, कोष्ठ भर जाने पर काश श्वास होकर मृत्यु जो है हो जाती है। स्तनरोहित की बात करें, स्तनरोहित आघात होने से रक्त से कोष्ठ जो है भर जाने पर क्या रहता है, हीमोथोरैक्स और हीमोटिसिस से डेथ हो जाती है। याद रखना स्तनरोहित में क्या रहता है, ये दोनों चीज़ें रहती हैं। उसके बाद बात करें अपलाप की बात करें, अपलाप में क्या रहता है, अपलाप में आघात होने पर रक्त जो है पस रूप में होने से एम्फीसीमा और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होकर डेथ हो जाता है। ठीक है, पस की फॉर्म में जो है पस रूप में पस बन जाता है अपलाप में। उसके बाद उपस्थंभ आता है, लास्ट जो मर्म है हमारा किसका, मध्य शरीर का जो मर्म है, इसमें क्या उपस्थंभ पर आघात होने से वात से कोष्ठ भर जाने पर काश श्वास से मृत्यु हो जाती है। इसमें भी क्या, वात से कोष्ठ भर जाने पर काश श्वास से मृत्यु हो जाती है अपलाप में। और इसमें भी क्या था, रक्त से कोष्ठ भर जाने पर, और इसमें वात से कोष्ठ भर जाने पर। तो ये हो गया मध्य शरीर के मर्म की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है पृष्ठ अर्थात पीठ के मर्म क्या रहते हैं। देखो पृष्ठ अर्थात पीठ के मर्म क्या रहते हैं, तो पृष्ठ अर्थात पीठ के मर्म की बात करें, सबसे पहला आता है कटी तरुड़ होता है। कटी तरुड़ में क्या रहता है, आघात होने से रक्तक्षय होकर शरीर जो है पांडु वर्ण, अनीमिया होता है ना पांडु, आयुर्वेद में कहते हैं, और हीन रूप होकर मृत्यु हो जाती है। तो रक्तक्षय हो गया, पांडु वर्ण हीन रूप होकर मृत्यु हो जाती है। कुकुंदर क्या रहता है, आघात अधः शाखा से चेष्टाओं का नाश जो है, पैरालिसिस और स्पर्श ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है। मतलब कुकुंदर पर आघात होने से शाखाओं में चेष्टाओं का नाश यानी पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, और स्पर्श ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, सेंसेशन जो है लॉस हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास नितंब। नितंब क्या रहता है, आघात होने पर अधः काय सूख जाता है, लोअर लिम्ब जो है सूख जाता है और दुर्बलता से मृत्यु हो जाती है कमजोरी के कारण। पार्श्व क्या रहता है, पार्श्व आघात होने से रक्त से कोष्ठ जो है भर जाने से डेथ हो जाती है। ठीक है, ब्लड जो है रक्त कैविटी जो है ब्लड से भर जाती है और उससे डेथ हो जाती है पार्श्व संधि में। ये मर्म हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है बृहति की बात करें। बृहति आघात होने से क्या रहता है, अधिक रक्तस्राव से मृत्यु हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो है ब्लड का लॉस हो जाता है, रक्तस्राव होता है और उससे मृत्यु हो जाती है। रक्तस्राव का मतलब तो वही है कि वही कैविटी में जो है ब्लड जो है भर जाता है। उसके बाद क्या, अंशफलक में क्या रहता है, आघात से वायु से सुप्तता और शोष से मृत्यु हो जाती है। वही सूख जाता है, वायु जो होती है सुप्तता और शोष से मृत्यु हो जाती है। लास्ट आता है अंश, आघात से बाहु जकड़ जाते हैं। जो बाहु यानी वही आर्म्स जो है ऊपर लिम्ब वाले, जो बाहु जो है जकड़ जाते हैं। फिर इसमें लास्ट आता है शिर और ग्रीवा के मर्म क्या रहते हैं। तो टोटल कितने मर्म थे, 107 ना। तो शिर और ग्रीवा की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है धमनी की बात करें। धमनी क्या रहता है, धमनी को नीला मन्या भी है, मतलब धमनी में नीला मन्या। तो इसमें क्या, आघात होने पर मुक्तवा, गूंगापन, विकृत स्वर तथा जीवा द्वारा रस ज्ञान का अभाव हो जाता है। सिरा मात्रिका क्या रहता है, कंठ सिरा है, तो आघात से सडन डेथ हो जाती है सिरा मात्रिका में, एकदम सडन डेथ होनी भी चाहिए सिरा मात्रिका। क्रिकाटिका में क्या रहता है, आघात से सिर हल्का हो जाता है। ठीक है, अनस्टेबिलिटी ऑफ हेड है, सिर जो है हल्का हो जाता है क्रिकाटिका में। विदुर में क्या रहता है, आघात से बधिरता हो जाती है। उसके बाद अपांग में क्या रहता है, आघात से ब्लाइंडनेस और दृष्टि कम हो जाती है और लॉस ऑफ विजन हो जाता है। इसमें तो मेन क्या है, लॉस ऑफ विजन। आघात से ब्लाइंडनेस हो जाती है, इस पर आघात होगा तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी और दृष्टि कम हो जाती है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है अपांग में। उसके बाद आवर्त में क्या रहता है, आघात से दृष्टि कम हो जाती है, आवर्त में अंधता और दृष्टि कम हो जाती है। उसके बाद उच्छेप में क्या रहता है, यदि उस स्थान पर जो है शल्य रहने दे अथवा व्रण स्थान पककर शल्य जो है निकल जाए तो मृत्यु नहीं होती। शल्य निकल जाए तो मृत्यु नहीं होती इसमें। और यदि शल्य निकाला जाए तो जीवन जो है नहीं रहता, अर्थात डेथ हो जाती है। शल्य निकाला जाए तो डेथ, और नहीं है तो किस में, उत्क्षेप में। तो ये हो गया आवर्त और उत्क्षेप। नेक्स्ट आता है इसमें शंख की बात करें। शंख में भी सडन डेथ हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। सीमंत की बात करें, सीमंत जो सूचर होते हैं स्कल में, आघात से उन्माद ग्रंथ और चित्तनाश से डेथ हो जाती है। चित्तनाश से मन का एकदम नाश हो जाता है और सीमंत में क्या, चित्तनाश से डेथ हो जाती है। श्रृंगाटक की बात करें, श्रृंगाटक में भी सडन डेथ हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है स्थपनी। स्थपनी में क्या रहता है, यदि
इनमें शल्य रहने दें अथवा व्रण स्थान पक कर शल्य निकल जाए तो मृत्यु नहीं होती। देखो एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस थपनी में क्या रहता है कि इसमें शल्य रहने दे अथवा व्रण स्थान पक कर शल्य निकाल दे तो मृत्यु नहीं होती। इसमें शल्य निकाल दे तो मृत्यु नहीं होती और इसमें शल्य निकाला जाए तो जीवन नहीं रहता। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अधिपति क्या रहता है, अधिपति में भी सडन डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग शिर और ग्रीवा के मर्म। तो सारे मर्म हमने बात कर ली कि किस पे क्या आघात होने से क्या होता है। शाखाओं के मर्म की बात हो गई, मध्य शरीर के मर्म की बात हो गई। ये वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या आघात होने से जो है मृत्यु होती है, क्यों होती है, रीज़न अपने को पता होना चाहिए। लास्ट फिर एक टॉपिक आता है मर्मों पर आघात होने से उत्पन्न क्या क्या जो है उत्पन्न होने वाले लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मर्म पर आघात होते, तो मर्म हमने पहले बात करी थी, तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो इसको हम यहाँ बुक से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले सद्य प्राणर मर्म आता है। सद्य प्राणर मर्म में क्या रहता है, पहले इसको यहाँ से देख लेंगे। तो देखो इसमें क्या रहता है, तो सबसे पहले क्या रहता है सद्य प्राणर मर्म। सद्य प्राणर में क्या रहता है, इंद्रियार्थ जो है, इंद्रियार्थों का क्या रहता है, सारे सद्य प्राणर मर्म पर आघात होने से रूप रस आदि इंद्रियार्थों का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, और तथा बुद्धि विपरीत होती है तथा विविध प्रकार की पीड़ा जो है उसमें उत्पन्न होती है सद्य प्राणर में। तो ये श्लोक देखो याद नहीं करना आपको। ठीक है, श्लोक बस रेफरेंस के लिए कि इंद्रियार्थों का जो है मन बुद्धि काम नहीं करती और अलग अलग चीज़ें जो है इसमें हो जाती है। उसके बाद आता है कालांतर। उसके बाद आता है कालांतर प्राणर मर्म की बात करें। कालांतर प्राणर क्या रहता है, कालांतर प्राणर मर्म पर आघात होने से धातुक्षय निश्चित रूप से होता है और धातुक्षय के बाद वेदनाओं से प्राणी की मृत्यु हो जाती है। धातुक्षय निश्चित रूप से होता है, यहाँ पे देख सकते हो धातुक्षय हो गया। ठीक है, ये रहा धातुक्षय निश्चित रूप से होता है और वेदना से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वैकल्यकर की बात करें। वैकल्यकर पर आघात होने से केवल चिकित्सक की निपुणता से शरीर क्रिया युक्त रहते हुए भी विकलता को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, विकलता हो जाती है उसमें भी। तो इसमें भैया केवल वैद्य के निपुण होने से ही क्रिया युक्त जो है विकलता को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद लास्ट में क्या रहता है, रुजाकर मर्म रहता है। लास्ट में रुजाकर मर्म में क्या रहता है, रुजाकर मर्म की बात करें तो इसमें रहता है रुजाकर मर्म पर आघात होने से विभिन्न प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है। यदि अशिक्षित चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा की जाए तो विकलता को भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है विकलता प्राप्त हो जाएगी अगर सही से इलाज किया नहीं गया तो। ठीक है, तो ये सारा इसके रिगार्डिंग श्लोक है। तो देखो ये इसी के साथ मर्म जो है ख़त्म होता है। हमने सेकंड पार्ट में ये सारी बातें कवर करी, कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है पेपर 2 का आयुर्वेद का सिलेबस जो है पूरा ख़त्म होता है इस वीडियो के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।